CGU ढूंढ लिया, इस पे को बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोर नहीं है। CGU तो बता ही दिया जाएगा आपको। है जी, फैक्ट्री वाला कंसेप्ट ये वर्कशॉप पे तो अप्लाई हो सकता है। कैसे? हाँ, तो वो मैंने कहा था ना, ये जब मैं मिसाल समझा रहा था अगर इस वर्कशॉप पे बाकी गाड़ियाँ भी आके सर्विस हो सकती तो हाँ, फिर वर्कशॉप एक सेपरेट CGU हो सकता था, बसों की मोहताज ना होती, हो सकता था ऐसा। डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। जो अपनी प्रोडक्ट है सिर्फ फैक्ट्री वाई को दे रही है, हाँ, तो फिर ये सिंगल होना चाहिए। अरे नहीं भाई, अगर फैक्ट्री X अपनी सारी प्रोडक्शन बेशक फैक्ट्री Y को ही क्यों ना बेच रही हो, लेकिन अगर इसके मार्केट है और ये बेच सकती है, सिर्फ इस बेच सकती होने की वजह से ये अलग CGU है, ये अलग CGU है। बस एक्टिव मार्केट मौजूद है तो ये अलग CGU है, ये अलग CGU है। लेकिन अगर एक्टिव मार्केट ही नहीं है फिर तो दोनों मिला के एक CGU है। ये जो बाकी पॉइंट B, C, D, E रह गए ना, ये पढ़ेंगे तो उससे बेहतर होगी अंडरस्टैंडिंग। CGU पहचान लिया। जैसे कॉस्ट में पढ़ा था वो बाई प्रोडक्ट्स वाला, तो बाई प्रोडक्ट्स को किस तरह डिफरेंशिएट करें? बाई प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था ना, एंड पे हमें बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। अच्छा, तो उन्हें अलग CGU कहेंगे या उससे एक ही बाई प्रोडक्ट CGU? यस, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं उसमें। बिल्कुल मिल जाते हैं, कॉस्ट पढ़ाता हूँ पर हाँ, बाई प्रोडक्ट। तो वो एक डिफरेंट CGU होगा या एक ही CGU होगा? वो प्रोडक्ट CGU होगा। यस, अरे प्रोडक्ट CGU नहीं है। CGU क्या है भाई? हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट, हम इनको CGU कह रहे हैं। वो प्लांट वगैरह मिल के जो पूरा एक ग्रुप कैश जनरेट कर रहा है, पूरे सारे उन एसेट्स के ग्रुप को CGU कह रहे हैं। किसी प्रोडक्ट को तो CGU नहीं कह रहे। फिर सोचना, फिर पूछ लेना, कोई मसला नहीं। CGU आइडेंटिफाई हो गया भाई। अब करते हैं लॉस एलोकेट। अच्छा, लॉस एलोकेट कैसे करना है ये आपको ना मैं सवालों से मुख्तलिफ वैरायटियाँ सिखाता हूँ। उसकी मैंने 3-4 बेसिक मिसालें बनाई हैं। पेज 1.2.2 क्वेश्चन 3 पढ़े मैं करता हूँ बोर्ड पे। इसको सॉल्व करते करते मैं आपको लॉस बांटना सिखाता हूँ। पेज 1.2.2। अच्छा, एक बार आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे ना, मैंने जितना पेज की रेफरेंसिंग की हुई है तो फिर हो जाएंगे इसके आदि आप। 1.2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। ये मैं बोर्ड पे सॉल्व करते करते आपको समझाता हूँ कि लॉस बांटना कैसे है। जो आपने मैक्सिमम एग्जाम्पल में 150 पैकेज थी ना, तो उसमें 150 डिफरेंट CGU हो सकते हैं यहाँ पे। तो नहीं 150 अलग अलग नहीं, उनमें से 70 तो 80 तो एसेट ही नहीं था ना, 70 एसेट थे। तो उसमें 150 क्योंकि उनकी मार्केट 80 इंटरनली जनरेटेड थे, वो एक्सपेंस बन गए। 70 से जो एसेट थे बाकी बोलो 70 जो थे उनकी डिफरेंट मार्केट, मतलब कस्टमर की डिमांड भी सेपरेट, जो 70 के 70 CGU अलग अलग चीज़ें है। हाँ, क्वेश्चन 3 पढ़। इस सेंस में ना वो इस तरह देखें मार्केट। चलो छोड़ो, रहने दो। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी पढ़िएगा यार। क्वेश्चन 3 पढ़ ले तो मैं करूं बोर्ड पे। अब इसमें एक CGU है जिसके अंदर ये एसेट्स मौजूद हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है और उसके नीचे गुडविल भी है। गुडविल भी है। अच्छा, अब ये गुडविल कहाँ से आ गई? एक बिजनेस, हम ना कंसोलिडेशन पढ़ेंगे एक चीज़, लेकिन आपने जो लोग रिपीटर हैं उन्होंने तो खैर पढ़ी भी है कंसोलिडेशन, लेकिन जो पहली दफ़ा भी पढ़ रहे हैं तो वो कैफ में कंसोलिडेशन पढ़ के आए हैं। तो उसमें जब कोई सब्सिडरी खरीदी जाती है तो उस पर गुडविल आ जाती है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ग्रुप में। तो ये IAS 36 ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी लगता है। कंसोलिडेशन में करेंगे हम ये चीज़ कवर। जो सब्सिडरी खरीदी एक कंपनी P है, इसके CGU 1, CGU 2,
CGU 3, 3 CGUs हैं और इसने कंपनी S को भी ख़रीदा हुआ। ये तो इसके अपने ज़ाती हैं, कंपनी S इसने ख़रीदी है। इस कंपनी S के ऊपर जो गुडविल अराइज हुई वो 240 मिलियन की गुडविल अराइज हुई। कंपनी S को ख़रीदने से हो सकता है इस बिज़नेस के CGUs को भी फ़ायदा पहुंच रहा हो सकता है वो कंपेटिटर हो सकता है कोई मशहूर हो नाम, तो इनको फ़ायदा किसी भी तरह इस कंपनी को ख़रीदने से इनको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इस गुडविल को इन CGUs में मैनेजमेंट बांट देगी, इस गुडविल को इन CGUs में एलोकेट कर देगी। तो स्टूडेंट ने नहीं करना, स्टूडेंट को बांट के दी होगी, क्योंकि इंतहाई सब्जेक्टिव मसला होता है, तो आपको बांट के दी होगी। इस गुडविल को मैनेजमेंट इन CGUs में बांट देगी। इसको कहते हैं गुडविल को CGU को एलोकेट कर देना। तो हो सकता है कि जब बांटा गया हो तो इसके हिस्से में 70 आई हो, इसके हिस्से में 90 आई हो, कितनी हो गई 160, इसके हिस्से में 80 आई हो। इसको गुडविल को CGUs में एलोकेट करना कहते हैं। तो इसी तरह से इस CGU के हिस्से में 50 मिलियन की गुडविल आई है। तो इस CGU के एसेट्स हो गए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर और गुडविल। ये अब एक पूरा CGU है। आपको गुडविल एलोकेट करके दी होगी, ना की हो वो भी सीखेंगे अगली क्लासेस में। अब इस पूरे CGU की पॉइंट नंबर 4 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है। और पॉइंट नंबर 5 किधर है? पॉइंट 5 में क्या है? इस हाँ रिमेनिंग लाइफ तो है, और पूरे पॉइंट 5 में क्या है? इस पूरे CGU के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। इससे क्या होगा? इस पूरे CGU की वैल्यू यूज निकाल देंगे। अच्छा, इस CGU की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? इस CGU की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? सबको ऐड करके। CGU की कैरिंग अमाउंट उसके अंदर मौजूद सब एसेट्स की कैरिंग अमाउंट को ऐड करके निकलेगी। और CGU की वैल्यू यूज कैसे निकलेगी? उन सब एसेट्स की वैल्यू यूज को ऐड करके नहीं। देखें CGU की कैरिंग अमाउंट कैसे निकल रही है? उसके अंदर मौजूद सब एसेट्स की कैरिंग अमाउंट को ऐड करके। तो पूरे CGU की वैल्यू यूज सब एसेट्स की वैल्यू यूज को ऐड करके क्यों ना निकाल लें? अगर सब एसेट की वैल्यू यूज निकलती तो सवाब की नियत से थोड़ी CGU बनाना था। वैल्यू यूज नहीं निकलती थी तो CGU बनाया ना। तो कैरिंग अमाउंट तो ऐड करके ही निकलेगी, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज ये पूरे ग्रुप की ही कैलकुलेट होती है। तो पॉइंट नंबर 4 में आपको बता दी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पता नहीं 4 में 3 में 4 में पूरे ग्रुप की पहला सेंटेंस अगला सेंटेंस नहीं, पहला सेंटेंस। पॉइंट 4 में पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बता दी, और पॉइंट 5 में पूरे ग्रुप के कैश फ्लोज बता दिए, ताकि क्या करें? ताकि वैल्यू यूज निकाल लें। अच्छा, अगर कोई करना चाहे तो कर लेना, वैल्यू यूज में नहीं निकाल रहा बोर्ड पे, डिस्काउंटिंग करनी है ना, आई होप के कर लेंगे। निकाल ली वैल्यू यूज। इस ग्रुप की ये मैं क्वेश्चन 3 कर रहा हूँ। कैरिंग अमाउंट लिस्ट बताइएगा, एसेट्स क्या क्या हैं बताइए। 150, बिल्डिंग 200, प्लांट एंड मशीनरी 700, इक्विपमेंट 180, फर्नीचर 120 और गुडविल 50। ये भी इसका हिस्सा बन गई है अब। टोटल 1400। ये 1400 क्या है? पूरे CGU की कैरिंग अमाउंट, जो कि इसमें मौजूद सारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट को ऐड करके बनी है। इस पूरे CGU की रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? इस पूरे CGU की रिकवरेबल अमाउंट होगी पूरे CGU की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि 1200 है। और पॉइंट नंबर 5 का आंसर कर देंगे, ठीक है ना? की बात है, बस मुझे आंसर देख के बता दें, पता नहीं गलत ही ना देख रहे हो। 1271 नहीं भाई 1200 है। वो दूसरा सेंटेंस एक अलग चीज़ है। सिर्फ इस वक्त CGU की बात हो रही है, दूसरा सेंटेंस मैंने नहीं बोला अभी। सिर्फ CGU की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1200 है। असल में ना जब हमने CGU बना लिया ना, तो फिर हमने उस CGU को एज अ यूनिट देखना है।
कि अगर ये पूरी फैक्ट्री किसी को बेचते तो कितने की बिकती, तो ये फैक्ट्री की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो जाएगी। ये पूरी फैक्ट्री कितना कैश जनरेट करेगी, तो वो उस फैक्ट्री की वैल्यू यूज हो जाएगी। वैसे ऐसा हो सकता है कि सब एसेट्स की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को ऐड कर दें, लेकिन ये लॉजिकली ठीक नहीं है। जब हमने इसको ग्रुप कह दिया तो फिर ऐसा ही है कि पूरी फैक्ट्री किसी को बेचते तो कितने की बिकती, वो ये है। वैल्यू यूज कैलकुलेट कर ली 1 2, तो रिकवरेबल क्या हुई 1271 और इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 12, ये आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। ये जो इन सबको मिला के ग्रुप बनाया, ये ग्रुप सिर्फ इसलिए बनाया ताकि लॉस कैलकुलेट हो सके। क्या ऐसा है कि अब बैलेंस शीट में या नोट्स में ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अलग अलग रिपोर्ट होने की बजाय बस सीजीयू रिपोर्ट हो रहा होगा? नहीं, रिपोर्ट ये अलग अलग, यानी बुक्स में ये अलग अलग मौजूद हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग अलग प्रेजेंट होंगे। ये सिर्फ लॉस कैलकुलेट करने के लिए पीडीएम बनाई थी। सबकी अपनी अपनी पहचान मौजूद है, सिर्फ लॉस कैलकुलेट करना था, हो गया लॉस कैलकुलेट। चूंकि ये सब अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, सबके अपने अपने अकाउंट मौजूद हैं, तो इस लॉस को कहां कहां क्रेडिट, कहां कहां डेबिट करना है, इस लॉस को अब बांटना पड़ेगा। अब हम करते हैं लॉस की एलोकेशन। कितना लॉस है जो बांटना है 129, इसको अब बांटते हैं। इसको बांटने की एक तरतीब है। आप आइए पेज, कहाँ था मैं, पेज 1.1.7 पे आइए। बल्कि रहने दें 8 पे, 1.1.8 तकरीबन एंड पे हेडिंग है इम्पेयरमेंट लॉस फॉर सीजीयू। इम्पेयरमेंट लॉस फॉर सीजीयू। अब इसमें ना एक तरतीब बताई है, वो तरतीब ये है, पढ़ाता हूँ वहाँ से, कि ये जो गुडविल इनका हिस्सा बनाई गई थी हर सीजीयू का, जब एक सीजीयू की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने लगे तो इसका हिस्सा इस सीजीयू के बाकी एसेट्स के साथ शामिल हो गया ये। अब जब लॉस एलोकेट करने लगे, सबसे पहले गुडविल को मारे जाके, सबसे पहला शिकार इस लॉस का गुडविल को बनाएंगे, बाकियों को छोड़ें, सबसे पहले गुडविल को उड़ाएं। अगर ये लॉस ही सिर्फ 10 होता तो वो सारा लॉस गुडविल के हिस्से में आ जाता, लेकिन गुडविल के हिस्से में मैक्सिमम कितना लॉस आ सकता है, तो इस 129 में से 50 तो डालें ना गुडविल को। कितना रह गया 79। अब इस 79 का इंसाफ ये है कि सब में बराबर बांट दें? नहीं, बराबर बांटना इंसाफ नहीं है, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको लॉस का हिस्सा भी ज़्यादा जाना चाहिए। तो वो जो बाकी 79 रह गया वो इन सब में इस रेशो में बढ़ जाएगा। पेज 1.1.8 पे लास्ट में पॉइंट नंबर 1, इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट होगा कैसे, इन फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहला नंबर आएगा गुडविल का। कौन सी गुडविल? जो उस सीजीयू को एलोकेटेड है। और देन टू दी अदर एसेट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी इनकी बुक वैल्यूज की रेशो में। तो इस 79 को जब बांटेंगे तो हर एक के हिस्से का एक लॉस आ जाएगा। क्या जी? क्यों बुरा लगा है? होगा एलोकेट, बिल्कुल होगा। अभी करता हूं एलोकेट। जब हम इन सबको बांट देंगे, जब हम इन सबको लॉस बांटेंगे तो इसके लिए कुछ एहतियात बताइए आई 36 ने। रेशो में क्यों बांटना है, बराबर क्यों ना बांटे? ताकि फेयर रहे ना, ताकि जो ज़्यादा वर्थ वाला वैल्यू वाला एसेट है उसको ज़्यादा लॉस जाए, जो मासूम सा एसेट है उसको कम लॉस जाए। तो फेयर रहने के लिए रेशो बनाइए, लेकिन फेयर ही रहे और किसी एसेट को कुछ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, इसके लिए एक लिमिट डिफाइन की गई है। लिमिट ये है कि इनमें से अगर किसी एसेट के बारे में किसी भी तरह फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता हो या किसी की वैल्यू यूज पता हो, जैसे इस सवाल में इनमें से किसी एसेट के बारे में इसमें से कुछ पता है, लैंड की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है, कितनी
लैंड की, पॉइंट नंबर 3 4 पता नहीं, 170। तो जब ये बाकी लॉस, अच्छा बाकी किसको कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहला लॉस का शिकार होगी गुडविल। जब बाकी लॉस बांटने लगेंगे तो बांटते हुए इन सब में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इसके लिए लिमिट अलॉट की गई है। और वो लिमिट है जिसकी ये फिगर्स पता हूं, जिसकी ये फिगर्स पता हूं उसके लिए भी एक लिमिट है। लेकिन पहले मैं इन दोनों की बात करता हूं। अगर लैंड की ये होती 110, वैसे होती नहीं है लैंड की वैल्यूज, लेकिन अगर होती 115 तो हम इसमें से हायर को ले लेते। दोबारा लिमिट किस बात की, लिमिट इस बात की कि जब 79 का लॉस एलोकेट होगा तो एसेट्स इंपेयर हो जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब कम होते होते गिरते गिरते इस लिमिट से नीचे ना चले जाए, ये इनकी लोअर लिमिट है। जैसे फर्ज करते हैं कि ये 110 और 115 दी होती, इसमें नहीं दी है, इसमें 70 दी हुई है, लेकिन अगर 110 और 115 होती और इस 79 का जब हिस्सा बांटा जाता तो लैंड के हिस्से में फर्ज करते हैं 45 आ जाता। आएगा नहीं इतना, वैसे कह रहा हूं, हो सकता है इस 79 में से लैंड के हिस्से में 45 आ जाता। हिस्सा कैसे बांटते, प्रोरेटा। अगर ये हिस्सा इसके, अगर ये बांटते हुए इसको 40 चला जाता, नहीं मैंने क्या बोला था, 45 चला जाता, तो ये कितना गिर जाएगी, 10। नहीं, इससे नीचे नहीं गिरने देना। इसमें से किससे नीचे नहीं गिरने देना, हायर से। और अगर पता ही इनमें से एक है तो बस उससे नीचे नहीं गिरने देना। ये लिमिट है। हो सकता है एक से ज़्यादा एसेट्स की अवेलेबल हो, जिस भी एसेट की ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं उनमें से हायर, और अगर एक ही अवेलेबल है तो जो अवेलेबल है वो लोअर लिमिट है। किस बात की लोअर लिमिट है, कि जब इसको लॉस बांटें और ये वैल्यू डाउन हो तो उससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ये मैंने अभी थोड़ी देर बाद बोलना है जुमला, अभी मैंने रिकवरेबल का वर्ड नहीं बोला, थोड़ी जल्दी बोल दिया आपने। ये बात दोबारा सुने, जब हम 79 को बांटेंगे तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे लैंड के हिस्से में 45 आ जाता। अगर वो 45 लैंड को चार्ज करते तो लैंड कितनी रह जाती, तो नहीं, इससे नीचे नहीं गिरने देनी। और अगर ये लैंड की दोनों अवेलेबल हैं तो इनमें से हायर से नीचे नहीं गिरने देनी। इस सवाल में क्या अवेलेबल है, तो हमने इस 79 को बांटते हुए लैंड को किससे नीचे नहीं जाने देना। तो इस सवाल में इसका मतलब है 1 रुपया भी इसको लॉस बांटने की गुंजाइश नहीं है। ये तो पहली 150 है। अच्छा, मैंने इसमें कहीं कहा है कि क्या कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, नहीं, तो बिला वजह फजूल में कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं है। ठीक है, नहीं है रिवैल्यूएशन मॉडल पे, सब कॉस्ट मॉडल पे लिखा हुआ मैंने, बल्कि पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। तो इसलिए लैंड 150 पे है, इसको लॉस क्यों नहीं बढ़ सकेगा, पहले ये लिमिट से कम आ रही है, तो इसको तो लॉस नहीं बढ़ सकेगा। अब रह गए ये बाकी 4, तो 79 इन बाकी चारों को बटेगा। किसी और एसेट की कोई लिमिट है नहीं, अगर होती तो वो अगले सवाल में डालता हूं। तो अब हम इस 79 को ऐसे बांटेंगे, कौन से 4 रह गए, लैंड तो गई, बिल्डिंग 200, प्लांट एंड मशीनरी 700, इक्विपमेंट 180 और फर्नीचर फर्नीचर 120। अब हमने 79 को बांटना है इनको आपस की रेशो में, इसका टोटल क्या बना 1200। इस रेशो में बांटना है 79 को, तो 79 इंटू 200 ओवर 1200, 79 इंटू 700 ओवर 1200, 79 इंटू 180 ओवर 1200। पॉइंट की है 13 46 12 हो रहा है पूरा। ये इस पूरे CGU का लॉस बंट गया और ऐसे बंटा कि बिल्डिंग के हिस्से में आया 13, प्लांट एंड मशीनरी के हिस्से में आया 46, 12 और 8, ये पूरा 129 बंट गया। तो लॉस कैलकुलेट पहले पूरे CGU का होगा। कैसे, पूरे CGU की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, उस CGU के अंदर सारे एसेट्स इंक्लूडिंग वो एलोकेटेड गुडविल, उनकी कैरिंग अमाउंट ऐड करके। CGU की रिकवरेबल कैसे निकलेगी, सबकी रिकवरेबल ऐड करके नहीं, पूरे CGU की रिकवरेबल कैलकुलेट होगी जैसे किसी इंडिविजुअल एसेट की होती है, उन्हीं रूल्स के तहत।
और फिर जो लॉस होगा उसका सबसे पहला शिकार गुडविल, उसके बाद बाकी सारे एसेट प्रोपोर्शनेट, लेकिन बाकियों के एहतियात ये रखनी है कि उनकी लिमिट से ज़्यादा चार्ज ना हो जाए। और लिमिट से मुराद कि एसेट को गिराना है तो इससे ज़्यादा नहीं गिरा देना। किसी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़ पता हो तो उनमें से हायर, और अगर एक ही पता है और जिस बेचारे की कोई लिमिट नहीं पता है तो उसको करे जाओ चार्ज, कोई मसला नहीं, कर दो चार्ज। तो ये इस सवाल का आंसर है। रिक्वायर्ड क्या था? कैरिंग अमाउंट निकालनी थी। तो अब लॉस के बाद की कैरिंग अमाउंट क्या हो गई? ये क्वेश्चन 3, इसमें कोई एतराज़ है तो पूछें, फिर क्वेश्चन 4 पढ़ लें। इसमें कोई एतराज़? जी क्वेश्चन 3 ओके। चलें क्वेश्चन 4 पढ़े, मैं करता हूँ। नहीं हो सकता, गुडविल की नहीं होती फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। गुडविल एक हिस्टोरिक चीज़ है, वो कंसोलिडेशन में आप पढ़ेंगे, वो एक हिस्टोरिक चीज़ है, उसकी नहीं होती फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। हाँ जी, क्वेश्चन 4। ये जो गुडविल 50 है ये पूरे सीजीओ की है, लेकिन जो लैंड है तो उसको तो इम्पेयरमेंट लॉस होने का, तो हमने 50 की 50 क्या खत्म नहीं कर दी। नहीं, सारी गुडविल को क्यों चार्ज किया? सारी गुडविल चार्ज की, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो कुछ एसेट तो ऐसे होंगे ना जो इम्पेयर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। गुडविल एसेट गुडविल पूरे सीजीओ की है। हाँ, तो इसमें लैंड भी आ रहा है, बाकी भी आ रहे हैं, लेकिन लैंड तो इम्पेयर होंगे, तो फिर इसे भी हमने प्रोपोर्शनेट ही करना चाहिए गुडविल को। गुडविल को प्रोपोर्शनेट करें, यानी इस लिस्ट में गुडविल भी लिखूं और लॉस सबके हिस्से में आए तो उसी तरह गुडविल के भी हिस्से में निकले। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, गुडविल ना पूरे सीजीयू की एक्चुअली है नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि गुडविल तो पूरे सीजीयू का अच्छा नाम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने ना अभी मिसाल लिखी थी कि कंपनी पी के 3 सीजीयू थे। कंपनी पी ने कंपनी एस खरीदी, गुडविल उस कंपनी एस की थी। कंपनी एस को खरीदने से कंपनी पी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि कंपनी एस हमारा को कंपेटिटर था या शायद वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में हमारे साथ था। तो हमें कंपनी एस को ख़रीदने के कंपनी पी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा, इसलिए कंपनी एस की गुडविल बस बांट ही दी गई इन तीनों सीजीयूज़ के अंदर। ये 50 इस गुडविल, इस सीजीयू का अच्छा नाम नहीं है। ये 50 इस सीजीयू की गुडविल नहीं है, कंपनी एस की गुडविल थी। उस पे जो गुडविल आई वो कंपनी पी के सीजीयूज़ में बस किसी भी तरह बांट दी गई। तो पहली बात ये कि सीजीयू का अच्छा नाम नहीं है। ये बात क्लियर है। जब बिजनेस को लॉस हो गया, इसका मतलब शायद बिजनेस अब उतना अच्छा नहीं है जितना पहले सोचा था, तो इसलिए इसका सबसे पहला शिकार गुडविल को बनाया जाता है। अगर बिजनेस लॉस में जाने की उम्मीद है तो मतलब अब सबसे पहले नाम बुरा होगा,
जब कोई बिजनेस लॉस में जाता है ना, सबसे पहले उसका नाम इफेक्ट होता है, इसलिए शायद सबसे पहला शिकार गुडविल को रखा गया, तो इसलिए सबसे पहले गुडविल चाह रही होती है। क्वेश्चन 4 में अब मैंने चेंज वैरायटी ये की कि इसमें एक सॉफ्टवेयर एसेट है जो फारिग है, सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है और मैनेजमेंट फैसला किया है कि उसको बस हम कुछ ही अरसे में छोड़ देंगे, इसकी जगह कोई नया ले आएंगे, बस इसको हम अब डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और एक पार्टी ने इसका रेट भी लगा दिया है 100 का। मैंने इसमें ये चेंज किए, बाकी पहले भी लैंड की फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट से दी थी, अब भी दे दी है। आप आइए पेज नंबर पीछे 7 पे, पेज नंबर पीछे 7, पीछे चैप्टर में पेज नंबर 7 पे आइए। पहुंचे? सबसे आखिर में एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 लगा हुआ है, इसको टाइमिंग ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्ट। पहुंचे? अभी ठहरे, अभी नहीं पढ़ना। उसमें लिखा ये हुआ है कि जब एक पूरे CGU की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें, हो सकता है कि इनमें से कोई एक एसेट बिल्कुल चीख के बता रहा है कि मेरी करो पहले इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, यानी इतना क्लियर है कि इसमें से कोई एक एसेट पक्का इम्पेयर हुआ पड़ा है, तो CGU को रहने दें, पहले उसको चेक करें, पहले उस नहीं CGU से भी पहले, गुडविल तो CGU का हिस्सा है ना। अगर CGU के अंदर कोई एक एसेट ऐसा है जिस एसेट के हालात इतने ख़राब हैं कि उस पर हुई पड़ी है इम्पेयरमेंट, तो CGU पे बाद में आएंगे, पहले उस एक एसेट की इम्पेयरमेंट इंडिविजुअली करके देख लें, होती है तो कर दें चार्ज, हो गई, अब उसके बाद CGU की तरफ रुख करें। ये पहले अंग्रेजी पढ़ लें, फिर सवाल पे आता हूँ। एट द टाइम ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग अ कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच गुडविल हैज़ बीन एलोकेटेड, यानी ये वाला CGU, देयर मे बी एन इंडिकेशन ऑफ एन इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट विद इन द यूनिट। इन सच सर्कमस्टांसेस द एंटिटी टेस्ट द एसेट फॉर इम्पेयरमेंट फर्स्ट। नहीं, मैंने ये कहा है कि जब इस CGU की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने लगे तो आप पहले ये देख लें कि इसके अंदर कोई ऐसा एसेट तो नहीं जो पक्का इम्पेयर हुआ नजर आ रहा है, पहले उस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लें, कोई लॉस वॉस बनता है तो पहले चार्ज कर दें। वो तो ऑलरेडी सर थोड़ी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? इम्पेयरमेंट कर रहे होंगे। किसकी स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट कर रहे होंगे? अच्छा ठीक है, CGU में अगर कोई एक एसेट इंडिविजुअली नजर आ रहा है कि इम्पेयर होना है, पहले उसको इम्पेयर करें, उसके बाद वो करें जो भी सवाल में किया था। अब अभी इसके जवाब, अभी सवाल क्वेश्चन 4 के जवाब में आपका जवाब है, ठीक है। पहले अगर कोई एक एसेट बीमार है, पहले उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें, उसके बाद नहीं, रिमेनिंग नहीं कहा, उसके बाद फिर अब इस पूरे CGU की तरफ ध्यान करें। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में जी नहीं अभी लगाएंगे, आप देखते जाए, लगाएंगे। जी जी अगर ऐसा एसेट हो गया तो कैसे करेंगे, यही पूछ रहे हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगे? हाँ तो यही पूछ रहे हैं ना कि कैसे करेंगे। हाँ तो क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन 4 में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये मसला करता हूँ डिस्कस। बताइए जी क्वेश्चन 4 में क्या क्या है? यही है सारे, एक्स्ट्रा है या कोई चेंज हो गया? $1,000 $1,200। अच्छा, एक तरह से मैंने पीछे सोल्यूशन में सॉल्व किया हुआ है, वो भी ठीक है, और एक तरह से मैं बोर्ड पे करके दिखाने लगा ताकि दोनों वैरायटी आ जाए। एक बार बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ, फिर पीछे सोल्यूशन से दिखा दूंगा कि मैंने उसको कैसे किया है, एंड रिजल्ट सेम निकलेगा। प्लांट एंड मशीनरी, सॉफ्टवेयर नहीं लिखता अभी। फर्नीचर 500, गुडविल 100, नहीं सॉफ्टवेयर नहीं लिखा मैंने। ये उसके अलावा मैंने बाकी सारी कैरिंग अमाउंट लिख ली। इस CGU के अंदर सॉफ्टवेयर भी है जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 300 है।
इस सॉफ्टवेयर को बस हम बेचने का फैसला कर ही चुके हैं, और ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर एक एसेट बस तकरीबन बेचना ही है तो उसकी वैल्यू यूज़ भी और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी सेम होगी। चूँकि बस अब बेचना ही है उसको, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी वही होगी और वैल्यू यूज़ मतलब उससे कैश के आना है वो भी वही होगा। तो इस सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू यूज़ कितनी हुई? 100। लास्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है और मैनेजमेंट बस इसको फारिग करने लगी है और इस सप्लायर ने 100 का रेट लगा भी दिया हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी 100 और वैल्यू यूज़ भी 100, यानी ये एक ऐसा एसेट हुआ जिसकी वैल्यू यूज़ भी पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी पता है। हम इंडिविजुअली इसकी कर सकते हैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। कितनी कैरिंग अमाउंट? 300 और रिकवरेबल अमाउंट 100। तो पहले तो उसको फारिग करें ना, लॉस में से पहले तो सॉफ्टवेयर का हिस्सा आ गया 200। ये मैंने अलग से एक जगह लिख लिया, इस टेबल में नहीं लिखा, मैंने अलग से एक जगह लिख लिया कि लॉस में सॉफ्टवेयर का हिस्सा आ गया 200। इसको इंडिविजुअली कर लिया हमने इम्पेयर। अब सीजीयू की तरफ रुख करते हैं। अब जब ये काम कर लिया, ये 200 वाली बात, अब बचा कुचा कितना रह गया? ये 100 है। पहले उस एसेट को इम्पेयर कर लिया, हो गया। अब उसको सीजीयू का हिस्सा बनाया। अब सीजीयू की बात करते हैं। सीजीयू की कैरिंग अमाउंट देखिए 4700, ये हो गई इसकी कैरिंग अमाउंट। और सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट कह के ही गिवन है शायद, हाँ जी 4100। तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ इस पे 600। क्या ये एंड आंसर में पहले ही लिख लिया इसको, यानी इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कैरिंग, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ना, अंदर साइड पे कहीं मैंने लॉस लिख लिया कि 200 इसका हिस्सा आ गया। अब जब इस 600 को बांटना है, अब ये इस सीजीयू का लॉस है 600 और वैसे ही बांटेंगे जैसे क्वेश्चन 3 में बांटा था। सबसे पहला शिकार क्या एलोकेट ना करते? अच्छा अभी जो कर रहे हैं ये ठीक है, अभी अगर रहने दो, ये ठीक है कि नहीं? हाँ बस ठीक है, अभी अगर का जवाब बाद में देता हूँ। 600 का लॉस सबसे पहले किसको बटेगा? गुडविल को, उसके बाद बाकियों में। अच्छा इन बाकियों में सॉफ्टवेयर की लिमिट अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 100 है, वैल्यू इन यूज 100 है। तो सॉफ्टवेयर को 100 से नीचे नहीं गिराना, 100 से नीचे नहीं गिराना, तो बस इसको कोई लॉस नहीं, क्योंकि अलग से इसको कर लिया था इसलिए अब इसको नहीं लॉस आया। सीजीयू का हिस्सा बनने के बावजूद इसको अब लॉस नहीं आया। क्यों? पहले ही कर लिया इसको जो करना था, तो अब इसको तो लॉस नहीं आया। अब ये बाकी जो 500 बचा है ये इन सब में बटेगा, कैसे? जैसे पहले बांटा था। लैंड की लिमिट है हाँ जी, लैंड की लिमिट दी हुई है, क्या दी हुई है? 950। तो चलो 950 तो अभी कम ही है, गुंजाइश मौजूद है ना, तो बस ठीक है, बेफिक्र होकर लॉस बांटते हैं। लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को, सॉफ्टवेयर को नहीं, फर्नीचर को, इनको बांटते हैं लॉस। और कितना लॉस है जो बांटना है? 600 के 500 ना, गुडविल को तो गया 100। ये 46 है? नहीं यार, 3000, 4000, 4500। सॉफ्टवेयर को नहीं ना डालना, उसकी लिमिट पहले ही पूरी हुई है। 4500 यार, साथ साथ चल रहे हो ना मेरे। अब इस 500 को इन रेशोज में बांट दें। 500 इंटू 1000 बाई 4500, 500 इंटू 1200 बाई 4500, 500 इंटू 1800 बाई 4500 और 500 इंटू 500 बाई 4500।
111 133। अच्छा, ऐसे ही मेरा मूड नहीं है डेसिमल का, वरना डेसिमल बिल्कुल लगाएं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, मेरा भी मूड नहीं डेसिमल का। इधर 256 बन रहा है पूरा 6। अगर हमने यही कैलकुलेशन को फाइनल लॉक कर दिया तो कुछ गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है? लैंड की लिमिट से बाहर निकल जाएगी बात। इसलिए हम इस कैलकुलेशन को ये भी कर सकते हैं कि इसको यहीं छोड़ दें, ये बेकार हो गई कैलकुलेशन, और लैंड को सीधा सीधा जाके 50 का लॉस चार्ज कर दें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत की है, ज़ाया ना करें। 61 है जो एलोकेट नहीं हो सका, इसको फिर से एलोकेट करेंगे, फिर से वर्किंग बनानी पड़ेगी। ये बात दोबारा सुने, दोबारा देखिए, सारा सवाल रिपीट करता हूँ। पहले क्या किया, जो लॉस सॉफ्टवेयर को डालना था वो पहले सॉफ्टवेयर को अलग से डाल दिया। सीजीयू से पहले ये इंडिविजुअल एसिड एम्पेयर हो गया। अब सीजीयू में आए तो उसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गई। अब इसको बांटना कैसे, जैसे पहले किया था, पहला शिकार गुडविल, और सॉफ्टवेयर को नहीं हिस्सा जाना बन रहा क्योंकि वो पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंचा हुआ, ये पहले अपनी लिमिट तक पहुंचा हुआ वाली बात। ओके, अब बाकी जो 4 रह गए, 5 4, उन चारों को जब हमने इस प्रो रेटा से बांटा तो इसमें लैंड के साथ एक नाइंसाफी होती नजर आ रही है। तो हमारी इस कैलकुलेशन का रिजल्ट ये निकला कि 500 में से काफ़ी सारा लॉस तो बांट दिया, 61 बंटने से रह गया। अब ये 61, ये लैंड ने इनकार किया है लॉस बर्दाश्त करने से, तो फिर इस 61 के लिए बाकी 3 कुर्बानी देंगे। जो लॉस किसी लिमिट की वजह से नहीं बंट सका वो फिर बाकियों में एलोकेट होगा। अब एक और वर्किंग होगी, और अब उस वर्किंग में कितना बांटा जाएगा? 61। किन में बांटा जाएगा? इन बाकी 3 में बांटता हूं। लैंड अब रहने देते हैं, लैंड को हमने डाल दिया 50। अच्छा, तो फिर ये ड्रामेबाजी ना करते, पहले ही 50 डाल देते। क्या पता उसका हिस्सा ही सिर्फ 25 आता, क्या पता हिस्सा ही 25 आता। तो इसलिए पहले बांटना है, लिमिट क्रॉस होगी तो फिर ये लिमिट लगानी है। ये 50 कैसे बना? 950। तो इसको 50 डाला, बाकियों के लिए हम एक और वर्किंग करने लगे दोबारा से, और अब की बार लाइन में होंगे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। अच्छा, अब मैं इनकी अमाउंट्स क्या लूँ? ज़रूरत नहीं है, रेशो तो वही है ना। देखें, इनमें से चाहे तो ये लॉस माइनस कर दें पहले, और बाद में आंसर आए वो ले लें, तो उस बाद वाले की भी रेशो वही होगी जो इनकी रेशो। तो बस ठीक है, 1200 1800 500 ही ले लें। तो 1200 1800 और 500 कितना बना? 3500। और अब ये सारा मेहनत किस लिए हो रही है? 61 को बांटने के लिए। जी 21 31 9। इन बाकी 3 की चूंकि कोई लिमिट नहीं थी इसलिए बर्दाश्त कर लेंगे ये। अब इस सारी कैलकुलेशंस का एंड रिजल्ट ये निकला कि बिल्डिंग के हिस्से में लॉस आया 133 एक, 21 एक, 154। 133 वो कैमरे वाले को भी बताना है ना। 133 बिल्डिंग और 21, तो बिल्डिंग को टोटल ये आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 31 और 200, और 31। फर्नीचर को कितना आया? 9 और 56। इस तरह से ये लॉस इन सब को एलोकेट हो गया। अच्छा, अगर इस सवाल में ये पूछा जाए कि टोटल इम्पेयरमेंट लॉस किस किस को कितना चार्ज हुआ, तो 200 सॉफ्टवेयर को, बाकी ये
950 1046 15 69 100 435 और 0। तो अगर कोई एसेट अलग से इम्पेयर हो रहा है तो पहले इसको इम्पेयर करेंगे, उसके बाद CGU पे आएंगे। अब इसमें पूछें जो पता नहीं जिनको मैंने कहा था ठहर जाए बाद में। जी फिगर लिखे हम कैरिंग अमाउंट, तो डेफिनेटली चेक इट एक्सपेक्टिंग कर रहा होगा कि आप सारी बाकी आपने कैरिंग अमाउंट लिखी और हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं कि हमें इसको पहले 100 तो लिखना है, ये 200 नोट देने की जरूरत नहीं है ऐसे जी यहाँ पे सारी जी सर जो रिकवरेबल अमाउंट जीपी की पूरी दी गई है सवाल उसमें सेकंड है कि वो जो सॉफ्टवेयर का था उसमें पार्ट है, इन सब की रिकवरेबल अलग अलग निकालेंगे और उन सबको ऐड करेंगे तो वो CGU की रिकवरेबल होगी। क्या ऐसा है? इन सब की कैरिंग अमाउंट्स मिलाई तो CGU की कैरिंग अमाउंट बन गई। तो CGU की कैरिंग अमाउंट ऐसे निकली है कि इन सब की रिकवरेबल नहीं, CGU की रिकवरेबल अमाउंट ऐसे निकली है कि इन सब की रिकवरेबल को ऐड किया। CGU की अलग तरीके से रिकवरेबल निकली है, तो इसलिए ये कहना कि इसमें सॉफ्टवेयर की रिकवरेबल शामिल है, किसी और तरीके से निकली है CGU की रिकवरेबल अमाउंट, तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसमें सॉफ्टवेयर की रिकवरेबल शामिल है, बस CGU की रिकवरेबल अमाउंट है। अच्छा, एक तो ये सामने जो मैंने किया है ये प्रेजेंटेशन है, लेकिन पर्सनली मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अलग करने की बजाय अगर ये नोट करना चाहें तो मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि इसका सलूशन खोलिए सवाल का। क्वेश्चन 4 का सलूशन खोलिए। पहुंचे? यहां मैंने 300 ही लिखा हुआ इधर। अब जब यहां 300 ही लिखा रहा तो ये टोटल क्या हो गया? 49 हो गया। ये क्या आ गया? 800। लेकिन इस 800 में से सबसे पहला तो 200 का लॉस सॉफ्टवेयर का है, 200 तो 200 तो सीधा सीधा इधर डाल दें, फिर 100 गुडविल को डाल दें। 800 में से बाकी क्या रह गया? तो वो यही 500 है। यानी हमने लॉस इकट्ठे एक ही वर्किंग में कर लिया, बजाय इसके कि पहले इसको अलग लॉस डालें फिर बची हुई वैल्यू यहाँ लिखें। तो अगर यहाँ पर 300 ही लिख दें तो लॉस 600 की बजाय 800 आ जाएगा, उसमें से 200 ये डालें, फिर गुडविल, फिर बाकी 500, तो एंड रिजल्ट वही निकलेगा। तो वो भी प्रेजेंटेशन का तरीका है, मैंने पीछे वैसे किया हुआ। अब आप अगर बोलिए क्या कह रहे थे? जी एक और एक यार एक नहीं एक साल है, होमवर्क अलग है। ना होता 200 से कम ना होता, फिर सवाल का फायदा ही ना होता। कॉन्सेप्चुअली हाँ सही है, तो फिर इस वाले तरीके में वो कवर ना हो पाता जो मैंने अल्टरनेटिव बताया, फिर ऐसे ही करना पड़ता कि इस 200 को अलग। अच्छा, सवाल है ऐसी बस नॉलेज के लिए कि क्या पता इस 200 ही का लॉस होता, उसके अलावा CGU पे कोई लॉस ही ना होता, हो सकता था ऐसा। तो उस सॉफ्टवेयर को तो 200 का लॉस चार्ज कर लेते, बाकी CGU पे कोई लॉस ना होता, हो सकता था ऐसा। तो वो उसी सूरत होता ना कि अगर बाकी CGU पे कोई लॉस ही ना होता। देखो असल तरीका तो ये है, सवाल का असल तरीका तो यही है जिस तरह मैंने बोर्ड पे बताया, लेकिन अगर हम कंबाइन करके भी कर लेंगे तो भी एंड रिजल्ट सेम आ जाएंगे। यार एक सवाल और, एक चले, जिसने जाना चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5, एक सवाल प्लीज, एक सवाल और बस। 10 क्वेश्चन नंबर 5। क्या बात? ऑर्डर ही तो बताया यार।
अगर तो हम कंबाइंड सवाल कर रहे हैं वो बताऊं या जो पहले मैंने किया था वो? तो पहले जो पक्का इम्पेयर्ड है पहले वो, फिर सीजीयू की बारी आएगी, यानी फिर गुडविल, फिर प्रोरेटा। क्वेश्चन 5 पढ़िए, क्वेश्चन 5। अच्छा टाइम बचा लेता हूँ। वो अच्छा भाई, यार मैं तो टाइम बचाना चाह रहा था आपको। को पासवर्ड लगा बस? कैसे करूँ, क्या करूँ? चले मैं ना सामने बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, बेशक पढ़ा नहीं जा रहा होगा लेकिन कम से कम मैं फिगर आइडेंटिफाई कर सकूंगा, तो पढ़ आप अपनी बुक से लीजिएगा। सवाल पढ़े, मैं वो जो सॉल्व करने का टाइम लगना था वो बचा रहा हूँ बस। हाँ जी, सवाल पढ़ेंगे तो मैं बात आगे करता हूँ। चलें, सवाल पढ़ लिया। आप आइए पेज 6 पे, पीछे पेज 6 पे आ जाइए। पेज 6। जी पेज 6। पहुंचे? अच्छा, पेज 6 पे ये जो मैंने हेडिंग दी हुई है मिड से नीचे तकरीबन, रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, इसका पॉइंट 1 पढ़िए। ओके, क्या मतलब है इसका? कि जैसे आपको वैल्यू इन यूज़ के कैश फ्लोज के पॉइंट बताए थे कि क्या शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना है, वही सारी गाइडेंस एक एसेट के लिए भी है, वही सारी गाइडेंस सीजीयू के लिए भी है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आइए, पॉइंट 4, और एक उंगली इस पेज पे रखिए और एक उंगली आगे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में सीजीयू के अंदर आपको एक आइटम इन्वेंट्री भी नज़र आ रही होगी। ये कहाँ से आ गई? इसके ऊपर तो IS36 लगता नहीं है, हैं? इस पर तो IS36 नहीं लगता, तो ये सीजीयू को ऐसा क्यों है? तो अगर हमने पूरी फैक्ट्री को सीजीयू कहा है तो उस पूरी फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री भी शामिल है। अगर हमने उस फैक्ट्री की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालनी होगी तो उससे मुराद होगी कि पूरी फैक्ट्री बिकती तो कितने की बिकती। तो हो सकता है कोई चलती हुई फैक्ट्री ख़रीदता तो स्टॉक समेत ख़रीदता, उसके बगैर कोई ख़रीदने को तैयारी ना होता। तो फॉर प्रैक्टिकल रीजंस ऐसा हो सकता है कि सीजीयू की जो रिकवरेबल अमाउंट निकले वो कुछ ऐसे एसेट्स के शामिल होते हुए निकले जो टेक्निकली IS36 के अंदर नहीं फॉल करते। दोबारा, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस ऐसा हो सकता है कि किसी सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट कुछ ऐसे एसेट्स को भी शामिल करके ही निकल सकती हो जो एज इट इज, जो एज IS36 के एप्लीकेशन में नहीं आ रहे होते, लेकिन मजबूरी है उनकी रिकवरेबल अमाउंट उसके बगैर निकलती नहीं है। जैसे इस मिसाल में इन्वेंट्री सीजीयू का हिस्सा अगर बनाई गई है तो यकीनन इसलिए बनाई गई होगी कि इस फैक्ट्री की रिकवरेबल अमाउंट उसमें पड़े हुए स्टॉक के बगैर निकल ही नहीं पा रही थी। तो उस रिकवरेबल अमाउंट में उस पड़े हुए स्टॉक का भी तो कोई ना कोई बेनिफिट शामिल होगा ना, क्योंकि अगर उस फैक्ट्री की रिकवरेबल अमाउंट पड़े हुए स्टॉक के बगैर निकल ही नहीं सकती, उसका जो फैक्ट्री का कोई रेट दे रहा है कि मैं इतने में खरीद लूँगा फैक्ट्री, तो उस रेट में पड़े हुए स्टॉक की भी तो कोई वर्थ होगी। तो अब उस रिकवरेबल अमाउंट जिसमें स्टॉक की भी कोई ना कोई वर्थ शामिल है, उसको जब कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है तो उसमें भी फिर हमें ज़बरदस्ती इन्वेंट्री को शामिल करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि लॉस की फिगर निकल आए बस। ये उस पॉइंट 4 में अंग्रेज़ी लिखी हुई है, पहले अंग्रेज़ी पढ़ लें फिर क्वेश्चन 5 पे आता हूँ। पीछे पेज 6 पे जो उंगली रखी है आपने, उसमें आखिर में पॉइंट 4 पढ़ लें।
पार्ट ऑफ सीजीयू के 1 से 136 नहीं है यहाँ पे For practical reasons, the recoverable amount of CGU is sometimes determined after consideration of assets that are not part of the CGU. यानी वो CGU का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि CGU तो उन एसेट्स के लिए बनाया जा रहा होता है जिन पर I-36 लग रहा होता है, तो टेक्निकली उसका पार्ट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उनको शामिल करना मजबूरी हो गया क्योंकि उस पूरे CGU का रेट ही उस इन्वेंट्री को शामिल करके लग रहा था, तो मजबूरी हो गई। तो लॉस कैलकुलेशन के लिए हमें उनकी कैरिंग अमाउंट को भी साथ मिलाना पड़ेगा। अब इससे सवाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको सिर्फ इस सोल्यूशन को ज़बानी ही दिखा देता हूँ। ये खुद ब खुद चल जाएगा। पहले ये तो चलेगा, ये खुद ही हो जाएगा या करना पड़ेगा उसको? पहले चल तो जाए, खैर है, राइट ना बंद करें, पहले पता तो चल भी रहा है कि नहीं। अच्छा चलें, ये आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी सामने खोलिए। क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या सामने पढ़ा हुआ है? बस पढ़ा है। इस सीजीयू के अंदर एक तो ये इन्वेंट्री की फिगर आ गई, तो इसलिए दी गई होगी क्योंकि ज़बरदस्ती इसको शामिल किया हुआ है। फिर इसके अलावा सारी प्लांट एंड मशीनरी नहीं, कुछ प्लांट एंड मशीनरी बुरी तरह हो गई है डैमेज, पॉइंट नंबर 3। अब करिएगा लाइट बंद और कहाँ से? अच्छा वो ना बोर्ड इतना क्लियर नहीं हुआ, वो मेरे पास डेस्टर ख़राब है, शायद आपसे इतना क्लियर ना पढ़ा जा रहा ऑनलाइन वालों से, तो आपके पास पेज तो चलो है ना 3, आपके पास अपनी बुक में तो पढ़ा जा रहा है। ये एसेट्स हैं सीजीयू में, और पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि एन आइटम ऑफ, सारा प्लांट नहीं, सारा प्लांट कितने का है? उनमें से कुछ प्लांट है जिसकी बुक वैल्यू 120 है, यानी इसमें से 120 वो बुरी तरह से डैमेज है, बिल्कुल फारेग है। इट हैज़ बीन असेस्ड एट बियॉन्ड रिपेयर्स, इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ शॉर्टली। तो इस एक प्लांट की बिल्कुल फारेग है, रिकवरेबल अमाउंट 0, बिल्कुल फारेग है, बियॉन्ड रिपेयर्स है ये। तो ये वो बात आ गई जो पिछले सवाल में सॉफ्टवेयर के साथ थी, ये वो एसेट है जो पक्का गया, पक्का फारेग है ये एसेट। तो पहले इसको फारिग कर लें। पहले 120 फारिग हुआ, पहले 120 फारिग कर लिया, पहले 120 को फारिग कर दिया। अभी जैसे पहले मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था ना, पहले 120 को फारिग कर दिया, 120। अब बाकी सीजीयू पे आते हैं, बाकी सीजीयू। ये जो 100 इन्वेंट्री थी, पहले तो IS2 ही ठीक नहीं लगा हुआ था ना, ये 100 आ रहा था जबकि इस इन्वेंट्री के NRV 95 है, तो पहले तो उसको भी ठीक करें ना भाई। तो ये हमने एक तो वो प्लांट अकेला फारिग कर दिया और इसको NRV ठीक कर लिया। ये तो पहले IS2 की गलती थी ना, पहले इसको तो ठीक करें ना, पहले IS2 के मुताबिक आए, और ये वो है जो पक्का इम्पेयर्ड था, इसको उड़ा दिया। अब बाकी सीजीयू ये है। तो इस सवाल में से मैंने आपको इन्वेंट्री वाला पॉइंट सिखाना था। अब ये सीजीयू, ये 120 वाली बात ओके है ना, अब ये सीजीयू है, इसकी ये कैरिंग अमाउंट हो गई, रिकवरेबल अमाउंट आपको दी हुई है। तो अब इस बाकी बचे कुचे, उस 120 को उड़ाने के बाद इस बाकी बचे कुचे सीजीयू की 675 लॉस है, जिसमें से सबसे पहला शिकार गुडविल होगी। इन्वेंट्री को कितना जाएगा? कोई नहीं भाई, इस पे I-36 नहीं लगता, इसको तो सिर्फ इसलिए इसमें डाला था ताकि सही लॉस कैलकुलेट हो सके, बस पेमेंट लॉस नहीं डालना उसको। तो ये लॉस अब बाकी चारों में ये एलोकेट हो जाएगा। लैंड को इसलिए नहीं हो सका क्योंकि लैंड की पहले ही लिमिट पार हो रही है, ठीक है। बाकी फिर ये क्वेश्चन 4 जैसा ही हुआ, क्वेश्चन 3 जैसा ही हुआ, ठीक है। अब आप अगर सॉल्यूशन देख भी आए तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कैफ का एक सवाल है पुराना, लेकिन ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसको अगर देख भी लें, सॉल्व हुआ तो भी काफ़ी है। वैसे तो देख ही गई मेरे इस कहने के बाद, सॉल्व क्या करना है कर लेंगे तो चलो अल्लाह अजर दे उसको,
की शादी कराए जल्दी, लेकिन अगर नहीं तो कम से कम इसका सलूशन भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।